इस वीडियो और एडवोकेट सुबोध गुप्ता के चैनल का उद्देश्य समाज में कानून की जागृति पैदा करना है। यह वीडियो ना तो कोई विज्ञापन है और ना ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई आमंत्रण। वीडियो में कही गई बात कानूनी सलाह नहीं है और न ही एडवोकेट सुबोध गुप्ता इसकी पूर्ण सत्यता और प्रामाणिकता का दावा करते हैं। यह वीडियो अगर शिक्षाप्रद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद। दोस्तों, यदि आप भी अपना पैसा किसी को उधार देते हो ब्याज पे या बिना ब्याज के, तो आपको कुछ सावधानियां अवश्य रखनी चाहिए ताकि आपका खून पसीने से कमाया हुआ पैसा वापस सही समय पर आ जाए। तो इस वीडियो में कुछ सावधानियां और कुछ लीगल पॉइंट्स की चर्चा करेंगे। सबसे पहले कानूनी बात करता हूं। अक्सर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या अपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को पैसा ब्याज पे उधार देना गैर कानूनी है? क्या इसके लिए कोई कानून है कि मैं ऐसे पैसा ब्याज पे उधार नहीं दे सकता? तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा कोई कानून नहीं है जो ये कहता हो कि आप अपने दोस्त को या रिश्तेदार को या किसी सहभागी को पैसा उधार पे ब्याज पे नहीं दे सकते। ऐसा कोई कानून नहीं है। अब जो बात आती है मनी लेंडर्स एक्ट की, कुछ राज्यों में मनी लेंडर्स एक्ट है कि भाई अगर आप मनी लेंडिंग का व्यवसाय करते हो तो आपको मनी लेंडिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये जो एक्ट है ये दोस्तों मनी लेंडिंग करने का जो बिजनेस करते हैं उस पे एप्लीकेबल है, आम लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, अगर आप साहूकार बन के ही बैठे हो और आपने ये बिजनेस के तौर पे खोल रखा है, आपने एजेंट भी रख रखे हैं जो आगे से पटा के ग्राहक लेके आते हैं पैसा उधार लेने के लिए, आपने पूरा ऐसा मैकेनिज्म एक बिजनेस की तरह सेटअप कर रखा है कि यह उधार देने का आप कार्य ही करते हो एज ए बिजनेस, तब फिर ये कहा जा सकता है तथ्यों के आधार पे केस टू केस बेसिस पे कि भाई आप मनी लेंडिंग का काम करते हो, तब मनी लेंडिंग लाइसेंस की आवश्यकता होगी। पर अगर आपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, 2-4 लोगों को पैसा उधार दे दिया ब्याज पे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मनी लेंडिंग का काम करते हैं और आपको मनी लेंडिंग के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हम ब्याज का रेट तय करते हैं उसमें कि हम कितना ब्याज लेंगे, तो ये प्राइवेट लेंडिंग एक किस्म से म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट है आपका और उसका एग्रीमेंट हो रखा है कि कितना ब्याज आप लेंगे। कई बार हम जो पैसा उधार देते हैं किसी और को, हमने भी वो आगे से कहीं बैंक से लोन ले रखा होता है या हमें नुकसान होगा ना वो पैसा अगर हम उसको बिना ब्याज के आगे देंगे, तो ब्याज तो हम लेंगे ही लेंगे। अब कितना ब्याज लेंगे, क्या इसके बारे में कोई लॉ है? तो लॉ तो इसके बारे में भी है अलग अलग राज्यों में। प्रोहिबिशन ऑफ चार्जिंग एक्सोर्बिटेंट इंटरेस्ट एक्ट होता है कि भाई इतने से ज्यादा अगर आप ब्याज वसूलते हो तो वो गैर कानूनी माना जाएगा। परंतु वो भी मनी लेंडर्स पे ही लागू होता है कि अगर आप एज ए मनी लेंडिंग बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई ऐसी कंपनी बना रखी है फॉर्मल, इनफॉर्मल या पर्सनली आप मनी लेंडिंग का व्यवसाय कर रहे हैं और ये सिद्ध हो जाता है कि आप मनी लेंडिंग का ही व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें कुछ प्रोहिबिशन है, कुछ उसमें रोक लगाई गई है कि भाई ऐसा ऐसा नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 2 घंटे के लिए पैसा मांग रहा है तो 2 घंटे के लिए ब्याज नहीं लेना। डेली 1 दिन के लिए पैसा मांग रहे हैं, डेली बेसिस के लिए ब्याज नहीं लेना। कोई जुआ खेलने के लिए पैसा मांग रहा है तो स्पेक्यूलेटिव पर्पजेज के लिए पैसा नहीं देना उधार और ब्याज नहीं लेना। और ब्याज की उसमें सीमाएं भी निर्धारित की गई है कि कितना ब्याज लेना उचित है और कितना ब्याज लेना अनुचित है, और उसके पीनल प्रोविजंस भी हैं, मतलब उस पर दंड का प्रावधान भी है अगर कोई उसका उल्लंघन करता है। परंतु मैं आपका डर ये कह के दूर करना चाहता हूं कि अगर आप मनी लेंडिंग का बिजनेस नहीं कर रहे हो, आपके पास पैसा है, आपने 1-2 दोस्तों को उधार पे दे दिया, तो ना तो आप मनी लेंडिंग लाइसेंस एक्ट के अंडर आते हो, ना ही ये जो इंटरेस्ट एक्ट है ब्याज से संबंधित कानून है वो आप पे लागू होते हैं, बल्कि आप पे जो लागू होगा वो होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये एक कॉन्ट्रैक्ट का विषय है, आपसी एग्रीमेंट का विषय है कि 2 व्यक्ति हैं, दोनों की उम्र 18 साल से ऊपर है, दोनों पागल नहीं है, सक्षम बुद्धि के हैं, दिवालिये नहीं है, अपने होशो हवास में एक एग्रीमेंट कर रहे हैं और वो एग्रीमेंट किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है और वो एग्रीमेंट कोई फ्रॉड करके या झूठ बोल के नहीं बनाया गया है, आपसी सहमति से बनाया गया है, उस पर गवाह भी है, नोटराइज भी हो रखा है, सब कुछ है, तो वो एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट का विषय है। फिर आप उसमें चाहे 3% इंटरेस्ट लिख दिया आपने मंथली, यानी साल का 36% लिख दिया या साल का 24% लिख दिया या 12% लिख दिया,
ये सब आपसी एग्रीमेंट का विषय है। दोस्तों नेक्स्ट कानूनी बात जो दिमाग में आती है और अक्सर मुझसे पूछी जाती है वो ये है कि क्या मैं पैसा नकद में उधार दे सकता हूं? मैंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं की, चेक के माध्यम से दूसरे के खाते में पैसा नहीं डाला, मैंने नकद दे दिया, 5 लाख दे दिया, 2 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, वटेवर, तो क्या ऐसा करना गैर कानूनी है? क्या मैं इसमें फंस सकता हूं? देखिए, पहली बात तो ऐसा करना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इसमें रिस्क है। फिर भी चलो वो उस बात को हम बाद में डील करेंगे, अभी कानूनी पहलू की बात करता हूं। इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन है 269 SS और दूसरी सेक्शन है 269T 269T। ये दो प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में और ये दोनों प्रोविजन बोरोवर से रिलेटेड है, उधार लेने वाले से रिलेटेड है। सेक्शन 269 SS कहती है कि 20,000 रुपए से ऊपर पैसा लोन के रूप में नकद नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना, ऐसा 269 SS कहती है। और 269T कहती है कि अगर वो लोन वापसी चुका रहा है तो 20,000 रुपए से ऊपर लोन वापसी नकद में नहीं चुकाएगा। उसमें कुछ अपवाद भी हैं कि कुछ संस्थाएं हैं जिनको नकद में चुकाया जा सकता है, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आप ये समझिए कि ये जो दोनों प्रावधान है इनकम टैक्स एक्ट के, ये लोन लेने वालों पे लागू होते हैं कि ना तो वो 20,000 रुपए से ऊपर पैसा नकद लोन के रूप में लेगा, ना ही जब वापस करेगा तो नकद 20,000 से ऊपर वापस करेगा। ये प्रोविजन लोन देने वाले पे यानी आप पे लागू नहीं होते। आप लोन नकद 20,000 रुपए से ऊपर दे सकते हो, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है जो प्रोहिबिट कर रहा हो कि आप 20,000 रुपए से ऊपर नकद लोन नहीं दे सकते। हाँ, अब अगर आप किसी को बहुत मोटी अमाउंट दे रहे हो नकद के रूप में, तो कल को कोई इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आ गया, कोई इंक्वायरी हो गई, तो आप ये सिद्ध कर पाने योग्य होने चाहिए कि ये पैसा आप कहां से लाए, आपने कौन से बैंक अकाउंट से निकाला, किस ATM से निकाला। ऐसी स्थितियां हो जाती हैं जहां सामने वाला कह रहा है मुझे नकद ही चाहिए, मेरी अर्जेंसी है, तो आपके पास सोर्स ऑफ इनकम दिखाने का सबूत होना चाहिए कि आपने ये जो से 10 लाख रुपए मान लो नकद के रूप में दे दिए, तो क्या आपकी इतनी इनकम थी, क्या आप इतने की ITR भरते हो कि आप ये दिखा सको कि आपके पास 10 लाख थे? क्या आपने कोई प्रॉपर्टी बेची थी, वहां से आए थे, किसी बैंक से निकाले थे, किसी और से लोन लिया था? तो सोर्स ऑफ फंड होने चाहिए। अदरवाइज अगर आप नकद भी दे रहे हो और वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं नकद ले रहा हूं, दोनों के एग्रीमेंट पे साइन है, साथ में रसीदी टिकट भी लगी हुई है, गवाह भी है, तो ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन है। जहां तक कि इस एग्रीमेंट का सवाल है, लोन एग्रीमेंट का, कल को अगर वो आपके पैसे नहीं देता, आप कोर्ट में जाते हो और कहते हो कि मैंने पैसे दिए थे, तो वो ये डिफेंस कोर्ट में अगर लेता है कि ये नकद पैसा कहां से लाया, और आप सिद्ध कर रहे हो कि मैं लाया और मैंने ऐसे दिए और इसने रिसीव किया, तो फिर कानून बीच में आड़े नहीं आएगा। ये माना जाएगा वो एविडेंस है, वो एग्रीमेंट एविडेंस है कि आपने दिए और उसने लिए। हाँ, एक अन्य प्रोविजन है इनकम टैक्स एक्ट में जो कहता है कि 2 लाख रुपए से ऊपर का नकद लेन देन या कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं कि जब हम पैसा किसी को देते हैं तो क्योंकि वो हमारा दोस्त ही होता है, कोई कुलीग होता है, कोई पड़ोसी होता है, कोई रिश्तेदार होता है, तो हम ट्रस्ट कर लेते हैं और ट्रस्ट पे पैसा दे देते हैं। हमें लगता है बड़ा अच्छा व्यक्ति है। मैं ये नहीं कह रहा वो व्यक्ति अच्छा नहीं होगा और उस पर ट्रस्ट हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन दो अलग अलग शब्द हैं, एक है विश्वास और दूसरा है औकात या हैसियत। अब ये बोलने में तो अच्छे शब्द नहीं लग रहे बाद वाले, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति हो सकता है हमारा ट्रस्टवर्दी हो, वो विश्वास पात्र हो, उसकी जो इंटेंशन है, जो नीयत है, वो हमें धोखा देने की, चीटिंग करने की, हमारा पैसा हड़पने की ना हो, दिल से वो अच्छा इंसान हो। लेकिन भाई साहब, अगर आप किसी को उसकी औकात से, उसकी हैसियत से ज्यादा पैसा दे दोगे और उसके पास ऐसा कोई कमाई का, इनकम का जरिया नहीं होगा जिससे वो उस पैसे को लौटा सके, तो वो बेचारा ईमानदार भी होगा और देना भी चाहता होगा, तो कहां से देगा? आप जब भी पैसे मांगने जाओगे वो तो खड़ा हो जाएगा हाथ जोड़ के कि बाबूजी गोली मारनी है, गोली मार लो, फांसी देनी है, फांसी दे दो, कपड़े उतारने, कपड़े उतार लो, है नहीं तो दूं कहां से? हाँ, जिस दिन होंगे दे दूंगा, है नहीं। अब उसकी नीयत पे आपको शक भी नहीं हो रहा है, आपको खुद ही दिख रहा है कि नहीं है, तो कहां से देगा? तो आपको ये आकलन करना जरूरी है कि जिस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं उसको किस पर्पस के लिए पैसा चाहिए, क्यों पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए,
कल को अगर उसने किसी व्यापार के लिए पैसा लिया और उसका वो व्यापार डूब गया तो वो तो आपके पैसे से व्यापार कर रहा है, फिर उसका व्यापार का डूबा, वो तो आपका व्यापार डूब गया, क्योंकि वो तो आके बोलेगा मैंने तो इस व्यापार में पैसे लगाए थे, डूब गए, अब मेरे पास तो है नहीं, अब मैं कहां से दूं, मुझे तो लॉस हो गया। तो उसको लॉस क्या हो गया? लॉस तो आपको हो गया। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पार्टी को, जिस व्यक्ति को आप पैसा दे रहे हैं, ना केवल उसकी नीयत सही हो बल्कि उसकी रीपेइंग कैपेसिटी, उसकी हैसियत, उसकी औकात भी ऐसी हो कि ऐसा नहीं है कि वो एक काम उसका ठप हो गया तो वो आपके पैसे मार लेगा या उसका लॉस हो जाएगा, उसके पास और भी आमदनी के जरिए हैं। तो ये देख के ही पैसा देना चाहिए। अब ट्रस्ट वाला फैक्टर तो साइड में रह ही गया, लेकिन उस ट्रस्ट को बढ़ाना पड़ेगा हमें कुछ लिखित दस्तावेज, रिटर्न एग्रीमेंट्स करके। अब आमतौर पे हमें लगता है यार ये तो मेरा दोस्त है, मैं इसे बोलूंगा राइटिंग में एग्रीमेंट करो, तो अच्छा नहीं लगेगा। भाई अच्छा तो तब भी नहीं लगेगा जब वो आपके पैसे नहीं देगा और आप रोज उसको मैसेज डाला करोगे व्हाट्सएप पर, वो आपका नंबर ब्लॉक कर देगा या अनसीन कर देगा या डिलीट कर देगा आपके मैसेज, या बार बार आपको झूठे वादे करेगा और आप अपने ही पैसों के लिए उसे भिखारियों की तरह गिड़गिड़ाओगे और उसके पीछे पड़ोगे और संबंध खराब होंगे। अच्छा तो तब भी नहीं लगेगा। तो अगर कोई व्यक्ति पैसा मांगने आ ही रहा है, आप उसकी हेल्प कर ही रहे हो, आपस में शर्तें तय हुई हैं, तो उनको लिख देना दोनों पक्षों के लिए बेहतर है, उसके लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है। क्योंकि मेरे पास कई लोन लेने वाले भी आते हैं, वो कहते हैं भाई साहब जितना ब्याज तय हुआ था मैं उसको दे चुका हूं, उसके बाद भी वो मेरे से जबरदस्ती और पैसा मांग रहा है। ऐसे भी केस हैं। लेकिन अगर यही बातें लिखित में होती, लेना भी लिखित में होता, देना भी लिखित में होता, ब्याज भी लिखित में होता, तो इस तरह के झगड़े पैदा ही ना होते। तो इसमें मेरा सुझाव है कि आप 4-5 तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाइए, प्रोफेशनली बनवाइए उसे किसी वकील से, अगर आप खुद ठीक से उसे ड्राफ्ट नहीं कर सकते। एक तो आपको डिटेल में लोन एग्रीमेंट बनाना है, उसमें सारी शर्तें लिखी जाएंगी कि कौन पैसा दे रहा है, किसको पैसा दे रहा है, क्यों दे रहा है, कितने समय के लिए दे रहा है, कितने ब्याज पे दे रहा है, कब कब वापस आएगा, नहीं आया तो क्या होगा, झगड़ा हो गया तो कौन सी कोर्ट में जाएगा, कौन गवाह है, उसे नोटराइज कराइए, एक पुख्ता एग्रीमेंट बनाइए, कैसे कैसे पैसा दिया गया उसमें लिखिए। दूसरा आपको प्रोमिजरी नोट बनवाना है, प्रो नोट बोलते हैं, वचन पत्र हिंदी में कहते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 4 में आता है। तो आपको दूसरा उसे एक प्रोमिजरी नोट लेना है। उस प्रोमिजरी नोट में सारी बातें लिखी जाएगी, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है प्रोमिजरी नोट, और उस पर रेवेन्यू स्टैम्प भी लगवानी है, उसके साइन कराने हैं, 2 विटनेस के साइन कराने हैं। प्रोमिजरी नोट कैसे बनाते हैं उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लोन एग्रीमेंट पे भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। उसके अलावा अगर आप उसे नकद दे रहे हो तो उससे एक सेपरेट रसीद भी ले लेनी है, रसीदी टिकट, रेवेन्यू स्टैंप लगा के साइन करवा लेने हैं। और जहां तक संभव हो जब आप पैसा उसे दे रहे हो तो उसके सिक्योरिटी चेक्स भी ले लेने हैं कि भाई मैं ये सिक्योरिटी चेक भी दे रहा हूं, और उन सिक्योरिटी चेक का लोन एग्रीमेंट और प्रोमिजरी नोट में जिक्र भी करना है, चेक के पीछे भी लिखवाना है। और बैंकिंग मोड से दोगे तो और अच्छा रहेगा। कल को कोई डिस्प्यूट हो गया तो आप जाके कोर्ट में दिखा सकते हैं कि मैंने अपने इस बैंक से खाते से इस बैंक के खाते में, इसके खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे। और जब पैसे ट्रांसफर करो या चेक दो तो उसमें भी लिखो कि आप उसे लोन के रूप में ये पैसे दे रहे हो, नहीं तो बोलेगा मैंने इसको दे रखे थे, इसने तो रीपे करे हैं, या ये तो माल खरीदने के लिए पैसे थे, माल में देने के लिए तैयार हूं, ये ले नहीं रहा। पर्पस भी स्पेसिफाई करना है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंदर कि क्यों आप ये पैसे उसको ट्रांसफर कर रहे हो। तो इस तरह आप लीगल दस्तावेज बनाएंगे तो कल को कोई भी बात होगी तो आप ज्यादा सिक्योर रहेंगे। और इसी तरह जब पैसे वापस लें तो उसके भी सेपरेट नोट या एक्नॉलेजमेंट लिखवाइए या लिख के दीजिए, बराबर एक डॉक्यूमेंट पे प्रॉपरली डॉक्यूमेंट कीजिए कि कब कब कितने कितने पैसे आए, नकद में कितने आए, उसमें कितने आए, ब्याज के आए या मूलधन के आए, ये भी स्पेसिफाई करना जरूरी है। बाद में इसमें भी चक्कर पड़ता है, वो कहता है ये पैसे मैंने प्रिंसिपल के लिए दिए थे, आप कहते तो ब्याज के पैसे थे, तो उसमें भी चक्कर पड़ता है। तो जितना क्लैरिटी के साथ आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट सावधानी आपको ये रखनी चाहिए कि जब आप लोन दें इस प्रकार, अगर संभव है तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाइए कि आपने इस व्यक्ति को लोन दे रखा है। उससे कोई उल्लंघन नहीं होगा। कल को मैटर कोर्ट में जाएगा, सामने वाला कोर्ट में आपकी ITR मंगवाएगा, तो आपकी ITR में अगर दिखेगा कि आपने उसको लोन दे रखा है तो आपके हाथ काफी मजबूत हो जाएंगे।
नेक्स्ट मेरा सजेशन ये है कि डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल को लोन मत दीजिए। डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल से मेरा मतलब है कि भाई जो आपकी हैसियत है ना, अपनी हैसियत वालों को या अपने से अच्छी हैसियत वालों को लोन दीजिए। अगर आप एक अच्छी हैसियत के व्यक्ति हैं और आप एक बेचारे रिक्शा वाले को लोन दे रहे हैं, किसी और को लोन दे रहे हैं, उनसे कोई भी एग्रीमेंट साइन करा रहे हैं, कुछ भी उसमें ब्याज का रेट लिख दे रहे हैं, तो ऐसा माना जाएगा कल को डिस्प्यूट हो गया कि भाई क्योंकि वो लोग आपसे कमजोर थे आर्थिक रूप से और पढ़ाई के रूप में और हर तरीके से कमजोर वर्ग के लोग थे, और आपने ऐसे कई कमजोर वर्गों को चुन चुन के उनके साथ एग्रीमेंट बनाए और उनको लोन दिया और उनसे मोटी राशि ब्याज के रूप में तय की है, तो कहीं ना कहीं आपने एक मनी लेंडिंग का बिजनेस किया। आप एक मनी लेंडर के रूप में काम करे और उनका शोषण करने का कार्य आप अपना रसूख का इस्तेमाल करके उनकी मजबूरी का फायदा उठा के कर रहे हो। लेकिन उसके विपरीत अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो आपकी हैसियत का हो, बराबर हो, सब कुछ हो, उसके साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर रहे हो, तो कोर्ट में वो ये दलील नहीं दे सकता कि मैं तो छोटा था और मैं तो गिरा हुआ था, ये बड़ा आदमी था, ये रसूखदार आदमी था और मुझे नहीं पता था कि इसमें एग्रीमेंट में इंग्लिश में या हिंदी में क्या लिखा हुआ है, मेरे से तो साइन करवा लिए, अंगूठा लगवा लिया। तो इस प्रकार की दलीलें वो व्यक्ति नहीं दे पाएगा। और दोस्तों, मैंने एक प्रैक्टिस भी देखी है मार्केट में कि लोग ऐसा भी करते हैं कि लोन ट्रांजैक्शन से बचने के लिए जानबूझ के फर्जी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के एग्रीमेंट बना लेते हैं। अगर आप पैसे दे रहे हो किसी को, तो एग्रीमेंट ऐसा बना लिया जाता है कि पैसे देने वाला तो प्रॉपर्टी का बायर बन जाता है और उधार लेने वाला अपनी किसी प्रॉपर्टी को बेचने का एग्रीमेंट कर लेता है, और उसमें जो रेट रखा जाता है एग्रीमेंट में प्रॉपर्टी का, वो बहुत ही कम रखा जाता है। मान लो उसकी कोई प्रॉपर्टी है जिसको आप पैसा उधार दे रहे हो 50 लाख रुपए की, वो आपसे 10 लाख रुपए मांगने आया, तो आपने एग्रीमेंट बना दिया कि वो 10 लाख रुपए में अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है और 10 लाख रुपए आपने उसको दे दिए, और उसने कहा था कि मैं 1 साल में लोन के पैसे दूंगा, तो आपने लिख दिया कि वो रजिस्ट्री 1 साल के अंदर कराएगा, और उसने ये कहा था कि भाई मैं आपको हर महीने 3% का ब्याज दूंगा, तो आपने एग्रीमेंट में क्लॉज डाल दी कि अगर ये मेरी रजिस्ट्री 1 साल में नहीं कराता तो जो मैंने इसे 10 लाख रुपए दिए हैं ये हर जाने के तौर पे मुझे प्रति माह 3% यानी साल के 36% ब्याज के साथ हर जाने के रूप में 36% देगा 10 लाख के अलावा, और मेरे पैसे वापस करेगा, नहीं तो इस एग्रीमेंट को मैं कोर्ट से लागू करवा सकता हूं। अब इनडायरेक्टली जो शर्तें थी लोन की वो एग्रीमेंट टू सेल में डाल दी गई हैं। अब सामने वाले को 10 लाख मिल गए, 1 साल के लिए मिल गए, आपको ये तसल्ली हो गई कि मेरे को अगर इसने 10 लाख रुपए वापस नहीं करे विद ब्याज, तो इसकी जो 50 या 60 लाख की प्रॉपर्टी है उसके लिए मैं कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डाल सकता हूं। इस एग्रीमेंट को कोर्ट में अगर आप ले जाओगे एज ए बायर की देखो जनाब ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है या नोटराइज्ड है, और ये विटनेस है इस पे, ये मैंने पैसे बैंकिंग मोड से इसको दिए थे या ऐसे कैश दिए थे, ये रसीद है, अब ये प्रॉपर्टी मुझे बेच नहीं रहा है, तो मेरे पैसे जो इसके अंदर शर्तें लिखी गई हैं उसके हिसाब से या तो वापस कराए जाए, या अगर आप इंसिस्ट करोगे कोर्ट में अड़ोगे कि नहीं मुझे मेरे पैसे वापस नहीं चाहिए, मैंने अपने पूरे पैसे एग्रीमेंट के हिसाब से इसे दे दिए हैं, अब इसकी प्रॉपर्टी इसे डायरेक्शन दी जाए कि मेरे नाम पे रजिस्ट्री कराए, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो केस आप जीत सकते हो। क्योंकि ये जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है इसमें जो कानून है ज्यादातर ये बायर के फेवर में है, अगर आप ये सिद्ध कर सकते हो कि आपने उस एग्रीमेंट की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है। तो अब वो अपनी कोई 50-60 लाख की प्रॉपर्टी आपको कोई 10 लाख रुपए में तो बेचेगा नहीं, तो उससे उसके दिमाग पे प्रेशर क्रिएट होएगा आपके पैसे विद ब्याज रिटर्न करने के। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये सब करिए, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा भी होता है।